जय हिंद साथियों, 14 दिसंबर का करंट अफेयर हम लोग करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इंपोर्टेंट जो भी आपका प्रश्न बनता है, जो बड़ी खबर निकल के आता है, उसी पे बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, जान लीजिए कि 13 दिसंबर 2001 को हम लोग के पुराने संसद भवन में आतंकवादी को द्वारा हमला किया गया था। और उस हमले के में बहुत सारे, मतलब ज्यादा तो नहीं कहिएगा, मतलब ठीक है, तब भी 8 ऐसे सुरक्षाकर्मी थे जो अपना जान गंवाए और शहीद हो गए। ठीक है, उसी का बरसी मना रहे थे हम लोग 13 दिसंबर को, यानी 2023 को। और इसी बरसी के दिन फिर से एक सुरक्षा चूक हुआ है, जिस सुरक्षा चूक की वजह से दर्शक दीर्घा से 2 व्यक्ति वहां से छलांग लगा करके लोकसभा स्पीकर की तरफ भाग रहा था, और वहीं पे स्मोक बम का ये घटना आपको दिख रहा है। तो यहाँ से संबंधित जो भी चीज प्रश्न है, सारा चीज बात करेंगे। अफजल गुरु को जो 9 फरवरी 2013 को फांसी दिया गया, ये घटना क्या हुआ, नहीं हुआ, जो भी चीज महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये सारा चीज को जो सुरक्षा चूक हुआ है, इस चूक को जांच करने के लिए एक कमेटी बनाया गया। उसका अध्यक्ष आपका अनिल दयाल सिंह, वो सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। ये सारा चीज बात करेंगे, ठीक है ना। और ये सिक्योरिटी, जितने भी संसद का जो भी सिक्योरिटी है ना, इस सिक्योरिटी किसके तहत आता है, यह हमेशा याद रखिए, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के अंदर आता है। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस के अंतर्गत नहीं आता। अगर आपको स्टेटमेंट लगा के पूछ देगा तो फंस जाइएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस क्या है, इसमें कैसे क्या करता है, कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये सारा चीज, और ये सारा चीज किसके अंदर पड़ता है, तो लोकसभा जो सचिवालय है उसी के अंतर्गत काम करता है। तो ये सब कुछ हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अपना नया संसद भवन का 2023 में ही आपका उद्घाटन हुआ था, ये बात आप लोग जानते हैं। और यहाँ से और एक तार जोड़ के लोग देखा जाता है, क्योंकि एक जानता है आतंकवादी है पन्नू। ठीक है, और वो जो है अपना खालिस्तान का मांग करता है, तो उसके द्वारा बोला गया था कि देखिएगा 13 दिसंबर के दिन फिर हम संसद में 2001 की तरह हमला करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी जांच हो रहा है कि कौन कौन इसमें, तो पकड़ा भी गया कुछ लोग, देखिए कौन कौन आके इसमें फंसता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग देखा जा रहा है। पूरे भारत का एक तरह से, पूरे भारत का वहां पे हृदय बसता है, सारा लोग प्रतिनिधि जाके बैठता है उस पार्लियामेंट में, लोकतंत्र का मंदिर में। इस तरह का सुरक्षा चूक होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इस पे बिल्कुल भी सरकार को बिल्कुल भी छानबीन करना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों, पन्नू का हाथ है, किसका हाथ है, क्यों हुआ है। और वही 13 दिसंबर के दिन ही हुआ है। ठीक है, और जिस संसद के अनुमोदन पे जो बंदा गया अंदर, ठीक है, उसको भी पकड़ना चाहिए। जो भी चीज है देखना चाहिए कि आखिर में ये कहां से हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। चले आगे चले। ये क्या है ना, कबीर बेदी है जी, ये इसको मिला है इटली का सर्वोच्च सम्मान। इटली का सर्वोच्च सम्मान जैसे हम लोग का है ना सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, उसी तरह से इटली का भी जैसे हम लोग का क्या भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। तो इटली में भी ऐसे कैटेगरी का 5 कैटेगरी है। जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया है किरण बेदी को। ये एक्टर है, ठीक है, अभिनेता है, तो इसके बारे में जानेंगे। इटली के प्रधानमंत्री तो जानते हैं, जॉर्जिया मेलोनी है। अब आइए अमृत। अमृत क्या है भाई, आर्सेनिक मेटल वाला है, ठीक है, रिमूवल है, ये सारा चीज को दूर करता है। ये प्रौद्योगिकी को लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो बिल्कुल भी जानेंगे क्यों कि यहाँ पे हर घर जल जो योजना आपका चल रहा है, ठीक है, इससे संबंधित जो भी चीज है यहाँ पे अभी आपको बताएंगे। क्योंकि कैसे रूरल एरिया में या फिर जहां पे पानी का जो है सही स्वच्छ नहीं पहुंचता, उसके लिए कितना वरदान साबित हो सकता है। चलिए आइए, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जैस्पर आया है, ठीक है, जिससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, हजारों लोग को विस्थापित किया गया है। तो वो भी जान लेंगे। हम लोग के जैसे यहाँ पे मिचोंग आया था ना, तो मिचोंग तो अभी ठंडा पड़ गया है कि नहीं। पूरा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के लोग परेशान हो गए, बहुत सारा राहत सामग्री भी दिया गया। उसी तरह से आपका आया है जैस्पर। तो चक्रवात जैस्पर का संबंध पूछेगा तो क्या कहिएगा, ये कह दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आइए, आपको जो है लाइफ क्वालिटी इंडेक्स, यानी कहने का मतलब जीवन गुणवत्ता रैंकिंग जारी किया जाता है। एक आपका जो है ना संस्था है मर्सर, उसी के द्वारा 500 शहरों का 500 शहरों की सूची बनाया जाता है, उसमें से जो है आपको रैंकिंग दिया जाता है। तो ये रैंकिंग इस बार जारी किया गया है, पिछले 2 साल नहीं किया गया था, कोरोना को लेकर के नहीं किया था। ठीक है, तो इस बार जो किया गया ना, तो ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया जानते यूरोप में एक देश है, उसका एक राजधानी वियना, उस शहर को सबसे नंबर 1 बोला कि रहने के दृष्टिकोण से वो शहर नंबर 1 है। और भारत में अगर पूछेगा तो भारत में सबसे फर्स्ट में आपका हैदराबाद है। ठीक है, तो उसको बहुत बेकार रैंक 153वें स्थान पे रखा है। ठीक है, मतलब 500 सूची बनाता शहरों का, उसमें से भारत में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो आपका हैदराबाद शहर है, जिसको 153वां रैंक मिला है। और फर्स्ट वियना हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है, फिर न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है। फिर बात करते हैं, अभी आपको सारा चीज हम बताएंगे। दिल्ली का स्थान 172वां है, कितने एक। अब आइए, ये है ना वहां पे लोसर, मतलब लद्दाखी नव वर्ष मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है, तो ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में आपको बताया था ना, काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी के अगल बगल में जो लद्दाख, वहां पे जो लोग रहते हैं आपको बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग, ठीक है, तो लद्दाखी नव वर्ष लोग मनाता है, उसको नाम से जाना था, लोसार नाम से जाना जाता है। तो ये महोत्सव उसको वहां पे आयोजन किया गया था, लद्दाखी नव वर्ष। ठीक है, ये तिब्बती नव वर्ष भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेंगे। उसके बाद देखिए, आइए, ये है आपका भैया COP28। COP28 आपका कहां हो रहा था, यूएई में। इसका समापन हो गया है, 12 दिसंबर को होना था, खत्म। अब COP29 होगा, वो कहां पे होगा, अजरबैजान के बाकू में होगा। ठीक है, फिर हम लोग
तो 2028 में करने वाले COP 33वां। तो वो बात करेंगे क्या क्या लक्ष्य रखा गया है, क्या हुआ है नहीं हुआ है भारत सरकार इसमें। तो जो भी COP में हुआ है हम तो सारा चीज आपको बताते ही गए, छोड़े नहीं है, तब भी फिर आज थोड़ा सा रिकॉल कर देंगे। अब आइए गाजा, अभी जानते हैं इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा था। सुरक्षा परिषद के बारे में आपको बताए थे कि एक प्रस्ताव लेके आया गया था और वो प्रस्ताव जो है अमेरिका वीटो लगा दिया। और सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव अगर आता है, अगर कोई भी जो अस्थायी सदस्य है, जो 5 अस्थायी सदस्य है ना, उसके द्वारा वीटो लगा देगा तो वो प्रस्ताव का पास नहीं होगा। तो फिर दोबारा से क्या हुआ, फिर एक महासभा है, जैसे यूएनओ है ना, यूएन को जानेंगे, यूएनओ का कोई कितने बॉडी है, 6 बॉडी है, ठीक है। वही 6 बॉडी में से एक बॉडी है आपका महासभा। और ये महासभा दिन प्रतिदिन का काम को संचालित करने का काम महासभा का ही होता है। इसका सत्र होता है, अभी 78वां सत्र चल रहा है, ठीक है। तो इस सत्र की अध्यक्षता है किसका, डेनिस फ्रांसिस के पास, ये त्रिनिदाद टोबैगो का है, ठीक है। तो यही पे आपका जो है प्रस्ताव लेके आया, ठीक है। इस प्रस्ताव को मिस्र के द्वारा लाया गया है और इस प्रस्ताव में कहा गया कि आप जो है गाजा और फिर इजराइल के बीच जो भी युद्ध है उसको विराम किया जाए। लगभग 19,000 आदमी मान के चलिए, 18,600 का अभी कल का डाटा था, तो आज कुछ बढ़ा ही होगा, ठीक है। तो लगभग 18,500 लोग का अब तक मृत्यु हो गया, जिसमें से कहा जाता है कि 50% बच्चा है। तो इसी को लेकर के जो यूएनओ के जो महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस, उसके द्वारा ये बहुत ज्यादा चिंता जताया गया कि नहीं, गाजा में जो है युद्ध विराम को लेकर के एक प्रस्ताव लाना चाहिए। और इस प्रस्ताव में वोटिंग हुआ है और पास भी हो गया 153 बहुमत से। अब तक का सबसे ज्यादा बहुमत आप समझ सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हो रहा था उसको 140 वोट प्राप्त हुआ था और इसमें कितना 153 वोट प्राप्त हुआ है, उसमें से भारत हम लोग सपोर्ट में वोट किए हैं, ठीक है। ये बात आपको भी जान लेना है। अगर पूछ दे कि भारत जो महासभा से जो आपका प्रस्ताव पास हुआ था तो भारत सपोर्ट में था कि विरोध में, तो हम लोग कह सकते सपोर्ट में। इससे पहली बार जो महासभा में आया था तो भारत सपोर्ट में, अब हम लोग जो है मतदान से दूर रहते हैं और बहुत आलोचना भी हुआ था यहाँ पे कुछ पार्टियों के द्वारा, है ना। तो ये सारा चीज, जो भी चीज है सारा चीज आपके सामने अभी हम रखे हुए हैं और सारा चीज अभी बात करेंगे। चलिए पहले यहीं से शुरू करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है का खाद्य सुरक्षा और पोषण का क्षेत्रीय अवलोकन रिपोर्ट 2023 का अनुसार कितने प्रतिशत भारतीयों को स्वस्थ आहार प्राप्त नहीं होता। ये कह रहा है कि FAO एक संगठन है, ठीक है। इस संगठन के द्वारा खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र के अवलोकन रिपोर्ट जारी किया 2023। उसमें से कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत जो टोटल जो भारत का जनसंख्या है कितना है भाई, 142 करोड़ 86 लाख, इतना ही है ना। तो टोटल जो इतने लोग हैं, इतने लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ जो है आपका आहार प्राप्त नहीं करता है। तो उसमें आपका निकल के आया है कि 74.1% ऐसा जनसंख्या है, कितना का, 142 करोड़ 86 लाख आदमी में से 74% ऐसे लोग हैं जिसको स्वस्थ आहार नहीं मिलता। अब इसका क्या मतलब हुआ, स्वस्थ आहार का मतलब ये होता है कि आप जितना एक इंसान को आहार लेना चाहिए वो ले नहीं पा रहा है, ठीक है। जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, बहुत सारी चीजें ना हम लोग खाते हैं, तो वो नहीं ले पा रहा। अब इसके पीछे भी रीजन है, अगर जिस हिसाब से अगर आपका इनकम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं आपका मतलब ये कोई भी आप जो खाद्य उपभोग कर रहे हैं वो बढ़ रहा है और आपका इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, तो आप जितने सामान का, मान लीजिए कल आप 20 रुपया कमा रहे थे, 20 रुपया का सामान लेके आते थे, इसमें आपका स्वस्थ आहार हो जा रहा था। अभी क्या कर रहे हैं, आप 25 रुपया कमा रहे हैं और ये सामान कितने का आ रहा है, 30 रुपए का हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं कटौती कर रहे हैं। आप जब कटौती कीजिएगा तो आपको स्वस्थ आहार मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से ये मेन मुद्दा जो है रखा गया है इनकम को, कि इनकम जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है उस हिसाब से लोग का इनकम नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ने की वजह से स्वस्थ आहार लोग नहीं पा रहे हैं। और ऐसा कितना परसेंट जनसंख्या है, 74.1%। और पूरे विश्व में ये जनसंख्या, ये क्या प्रतिशत है, जैसे पूरे विश्व का जो, जैसे आप कहते हैं ना हम लोग कि 8 अरब जनसंख्या पूरे विश्व में, तो उस 8 अरब में से 42.2% ऐसा जनसंख्या है जो स्वस्थ आहार नहीं ले पाता है, ठीक है। तो ये पूरे विश्व का ये डाटा हो गया, ये वर्ल्ड का डाटा हो गया और ये इंडिया का डाटा हो गया। अब आइए कुपोषण में, भारत का ऐसा कितना जनसंख्या है जो कुपोषण है, इसी जो रिपोर्ट निकला है इसी रिपोर्ट की अनुसार हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुपोषण में भारत जो है कितना परसेंट है, 16.6% है यहाँ पे कुपोषण है। कुपोषण जानते हैं, कुपोषण के वजह से चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग सब निकाला जाता है कि जो बच्चा है उसके उम्र के हिसाब से ग्रोथ नहीं होता तो वो कुपोषण है, अगर उम्र के हिसाब से वो ज्यादा लंबा हो गया तो वो भी कुपोषण है। तो ये सारा चीज कुपोषण में आता है। तो पूरा जनसंख्या का 16.6% इंडिया का क्या है, कुपोषण है। और पूरे विश्व में ये क्या परसेंटेज है, तो पूरे विश्व में जो है 9.2 मतलब परसेंट ऐसे लोग हैं कि जो कुपोषण में आता है। तो ये सारा चीज आपको थोड़ा सा डाटा याद रखिएगा, अगर पूछ लेगा तो फिर फंस जाइएगा। अब चलिए इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ चीजों को हम लोग जान लेंगे। तो सबसे पहले FAO को जानिए, ये क्या है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना 1945 में हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इटली के रोम में है। क्या कहिएगा,
इटली तो जानते हैं, इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है, जो हाल फिलहाल में बीआरए से निकल गया है, इंडिया का अच्छा पार्टनर भी है, ठीक है। तो इटली का राजधानी कहाँ है? रोम है, और रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी के किनारे। ये भी बात आपको जानते चलना है। अब देखिए, ये जो है ना, इसमें टोटल 1945 में जो इसका स्थापना हुआ था, इसमें टोटल सदस्य देश कितना है? 194 देश है, और एक क्या है? यूरोपियन यूनियन है। तो इसको आपको दोनों को याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है? क्यू डोंग है, ठीक है। ये कहाँ के? चाइना के क्यू डियोंग है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसी फाओ का मुख्यालय आपका इटली के रोम में है, और इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगर यहाँ से संबंधित कोई भी चीज हो, पूरे भारत में कुल जनसंख्या का कितना जनसंख्या कुपोषण है? तो 16.6%। पूरे विश्व में कितना कुपोषण है? 9.2%। कितने भारतीय ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ आहार नहीं प्राप्त कर पा रहे? 74.1%। तो पूरे विश्व का पूछेगा तो क्या कहिएगा? 42.2%, ठीक है। ये रिपोर्ट अपना निकाली है। अब आइए थोड़ा सा रिपोर्ट की कहानी सुनिए। रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 9.2% कुपोषण, भारत में कुल जनसंख्या का 74.1% लोग स्वस्थ आहार प्राप्त नहीं, जो बताया वही है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये है कि 15 से लेकर 49 वर्ष की जो महिला है, उसमें से 53% महिलाएं जो है चाहे एनीमिया ग्रस्त है, ठीक है। एनीमिया का बीमारी से आप लोग भली भांति परिचित होइएगा। तो समझ जाइए कि महिलाओं को कितना भोजन, और सबसे अधिक अगर अभी भी देखिएगा ना, जो लड़कियां हैं वो सबसे अधिक कुपोषण में आता है, ठीक है। जो बहुत ऐसा है, मतलब बहुत ऐसे फैमिली है जो महिला पे ध्यान नहीं देता है, लड़कियों पे ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से आपको ये सारा डायवर्सिटी देखने को मिलता है। तो यहाँ से संबंधित जो भी चीज है आपको हम बता दिए हैं। ये डाटा आप रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको पूछ सकता है। तो फाओ के महानिदेशक कौन है? ये क्यू डियोंग हो जाएंगे। इसका स्थापना 1945 में, मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, ठीक है। सदस्य देश टोटल कितना है? 194 देश है। एगो ईयू है, ठीक है। ईयू क्या है भैया? एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, आप लोग जानते हैं। चलिए अब आते हैं संसद भवन पे। यहाँ पे बहुत जरूरी है, ये बात बताना बहुत जरूरी है। संसद पर हुए हमले का 22वां वर्षी कब मनाया गया? तो 22वां वर्षी हम लोग कब मनाए? तो हम लोग 13 दिसंबर को मनाए। कब हमला हुआ था? 2001 को हुआ था। ये बात याद रखिए। किसके द्वारा किया गया था? तो कुछ आतंकवादी संगठन था, जम्मू कश्मीर में इसका प्लान हुआ था, और इसी केस में आपका फंसा कौन? अफजल गुरु की, ये जो है इसका मास्टरमाइंड था, इसकी बीबी भी थी, उसको छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको जानना है। अफजल गुरु को कब फांसी हुआ था? क्या कहिएगा? 9 फरवरी को हुआ था। 9 फरवरी 2013 को। कहां पे? तिहाड़ जेल में, ठीक है। तो ये बात आपको जानना है। अब हुआ क्या था ना, देखिए उस टाइम जो है 2001 में ये अटल बिहारी, मतलब बीजेपी का मतलब गवर्नमेंट था, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, और ये कुछ आतंकवादियों के द्वारा जो पुराने संसद भवन थे उसके गेट में घुसा, और घुसने के बाद जो है वहां पे ताबड़तोड़ फायरिंग किए। जो कुछ सुरक्षा कर्मी थे हम लोग का शहीद हो गए, तो उसी को श्रद्धांजलि दे रहे थे अपने प्रधानमंत्री मोदी पुराने संसद भवन में। अगर आपको कहेगा कि श्रद्धांजलि कहां दिया गया, तो याद रखिएगा पुराने संसद भवन में। अभी नया संसद भवन जो है आपका 2023 में बनकर तैयार हुआ, और इसका 17 अभी वहीं चल रहा है। तो पुराना संसद भवन का ये बात हुआ। अब नया संसद भवन में जो आपका घटना हुआ है वो अभी आपको हम बताते हैं। तो कुछ सुरक्षा कर्मी थे, उसमें शहीद हो गए, उसी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। ये घटना कब का है? तो क्या कहिएगा? 2001 का हुआ था। उसी में अफजल गुरु को फांसी दिया गया था, ठीक है। और फांसी देकर के अपना देश एक परिचय दिया कि नहीं, अगर हम लोग के देश के साथ अगर कोई गलत करता है तो उसको गलत परिणाम देना पड़ेगा। और भी लोग थे, इसको कुछ छोड़ दिया गया था कि एक आदमी को 10 साल का तो आपको जो है सजा देकर के छोड़ा गया था। जो भी गुनाहगार था उसको सबको फांसी देना चाहिए था, ये गलती हो गया, ठीक है। अगर अब देखिए हुआ क्या, अब नया संसद भवन में तो इसी बरसी पे ना एक आतंकवादी है पन्नू, ठीक है। तो पन्नू के बारे में एक आपको बताए थे कि खालिस्तान का मांग करता है, एक वीडियो में हम अच्छा से बताए थे इसके बारे में, ठीक है। ये अमेरिका में रहता है, ठीक है। उसी ने धमकी दिया था कि आपको जो है ये जो है आपका 13 दिसंबर के दिन जो हमला हुआ था आपका संसद भवन में, ठीक है, उसी के वर्षी के दिन हम आप लोग पे अटैक करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये लोग क्या किया कि दो लड़का जो है, एक कर्नाटक के सांसद हैं, बीजेपी के ही सांसद हैं, उसी के सांसद का जो है अनुमोदन से पास लिया, और पास लेकर के देखिए आप और हम भी जा सकते हैं संसद में, जहां पे आपका संसद जो भवन में जहां पे आप लोकसभा के जो भी सदस्य हैं बैठ करके अपना वो करते हैं, ठीक है, तो चर्चा करते हैं, तो वहां पे हम लोग भी जा सकते हैं। जो नया संसद भवन है वहां पे दर्शक दीर्घा है, ठीक है, उस दर्शक दीर्घा में हम लोग भी जा सकते हैं, जान लीजिए, ठीक है। तो दर्शक दीर्घा में आप अगर जाइएगा ना तो आपको वहां पे दिखेगा कि गैलरी टाइप का बना हुआ है, वहीं पे किया था वो संसद आपका। संसद का नाम अच्छा अभी याद नहीं आ रहा है, बता देते हैं आपको नाम थोड़ा, ठीक है। तो उसी के अगर आप कहीं जाना, मतलब संसद भवन की दर्शक दीर्घा या संसद भवन का जो आपका सदन चलता है देखना चाहते हैं, हाउस देखना चाहते हैं, तो आपको पहले फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद फिर आप जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं वो आप उसको जो है आप अपना संसद जो भी आपका सांसद है उसके बारे में रेफरेंस दीजिए। अगर वो कहेगा कि हाँ हम इसको जानते हैं तभी आप अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो उसी निकल के आया है कि कर्नाटक का कोई सांसद थे, उसी के द्वारा ये लोग को जो है एंट्री मिला था, उसी के काम मतलब हाँ कहने पे, ठीक है। तो अब इसका जांच चल रहा है, तो इसके लिए एक जांच कमेटी बनाया गया है, उसकी अध्यक्षता कौन है? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक है ना
सीआरपीएफ जानते हैं, इसका स्थापना 1939 को, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अध्यक्ष इसके कौन है भैया? अनीश दयाल सिंह है, ठीक है। तो अनीश दयाल सिंह को बिल्कुल भी याद रखिएगा। इसी के अध्यक्षता में जो है आपका क्या बनाया है, तो क्या कहिएगा, इसी के अध्यक्षता में आपका एक कमेटी बनाया गया है, ठीक है। और इसका जांच हो रहा है और बुरी तरीके से जांच हो रहा है। और देखिए ये मामला जो हुआ है ना, ये जो सुरक्षा चूक हुआ है, इस सुरक्षा चूक नहीं होना चाहिए। क्यों? कि ये दिल्ली पुलिस के अंदर काम नहीं कर रही है, पार्लियामेंट का जो भी सिक्योरिटी का काम करता है, ठीक है, तो आपका कौन करता है भैया? ये पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस करता है, ठीक। आपको ये बात पता होना चाहिए। और ये किसके अंदर आता है? तो लोकसभा सचिवालय के अंदर आता है। ये बात जान लीजिए, लोकसभा सचिवालय के अंतर्गत आने का मतलब ये है कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं है और बहुत टाइट सिक्योरिटी जाता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा कैसे हो गया है, क्या मास्टरमाइंड था, नहीं था, तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अंदर में जो लोग गया तो क्या किया, दीर्घ दीर्घा से कूदा और स्मोक बम होता है, स्मोक बम को फेंका और वहां पे बोला कि अत्याचार नहीं सहेंगे, फलाना ढिमकाना, ये सारा चीज उसका नारा था। देखिए पकड़ा गया है, दो व्यक्ति है, व्यक्ति तो ज्यादा है, अंदर 2 व्यक्ति था, बाहर 2 व्यक्ति था। अभी खुल के और भी आ रहा है कि और भी लोग इसमें कार कहां से जुड़ा हुआ है। अनीश दयाल सिंह बहुत चस्त दुरुस्त ऑफिसर है। अब देखिए सारे चीज को निकालेंगे, तो यहाँ से संबंधित जो भी चीज है। अब देखिए नया संसद भवन के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। नया संसद भवन के डिजाइनकार कौन थे, तो याद रखिएगा आप इसको, विमल पटेल को, ठीक है, विमल पटेल। अब ये संबंधित आ गया तो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। नया संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था, तो क्या कहिएगा, 2020 में हुआ था, ठीक है। ये उद्घाटन कब हुआ, 2023 में हुआ था, जुलाई के समय में हुआ था, स्पेशल सत्र आया था ना, ठीक है। तो 2020 याद रखिएगा। और आपको बता देते हैं यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के लिए सीट कितना है, तो 888 लोकसभा के लिए, याद रखिएगा, ठीक है, 888, और राज्यसभा के लिए 384 है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। एक बार और बताते हैं, क्योंकि इस तरह से घटना हो गया है और सुरक्षा चूक हुआ है, तो ये सब चीज जो भी चीज है आपको यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से हम जो भी चीजें हैं, जो भी इंपोर्टेंट चीज था, हम आपको बता दिए हैं कि संसद पर हमला हुआ था 2001 में, आतंकवादियों के द्वारा किया गया था और सारे आतंकवादी यहाँ मारे गए थे, और जो इसका मास्टरमाइंड था उसको फांसी भी दिया गया 2013 में, ठीक है। वो अब कौन था, तिहाड़ जेल में दिया गया था अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को। मेरे हिसाब से समझ गया। इस बार कैवा बरसी मनाया है, तो 22वां बरसी कै तारीख को मनाया, 13 दिसंबर को। और इसी 13 दिसंबर को सुरक्षा चूक होने की वजह से ये घटना हुआ है, क्या कहिएगा, स्मोक बम। तो जो भी चीज है आपको हम बता दिए। अनीश दयाल सिंह का तो नाम तो याद रखिएगा, इसी की अध्यक्षता में कमेटी बना है, तो ये कमेटी आपको पूछ देगा तो फंस जाइएगा। चलिए आइए, किस अभिनेता को इटली का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिकन से सम्मानित किया गया था? क्या कहता है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक, कहेगा कि ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, क्या कहिएगा, इटली का है। इटली के प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी है, उसी के द्वारा दिया गया। ये कबीर सिंह है, कौन है भाई, कबीर बेदी है, ठीक है। क्या कहिएगा, कबीर बेदी को ये पुरस्कार दिया गया है, ये अभिनेता है, और बिल्कुल भी इसका नाम याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इंपोर्टेंट। और फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान अभी दिया गया था, एक भारतीय इसरो के वैज्ञानिक थी, महिला, बताए थे ना। तो कहने का मतलब है, जो भी सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है विदेश देश से बाहर, अभी पाकिस्तान का भी सम्मान दिया गया था, ठीक है। आपको वो भी हम बताए थे कि अपना भारतीय धर्म गुरु हैं, ठीक है, बोहरा समुदाय के आता है। तो ये सारा चीज, जो भी चीज बताते हैं ना, उसको कॉपी लिखिए, और यहीं से क्वेश्चन तो बनता है। अब ध्यान नहीं देने की वजह से बंदा फंस जाता है कि नहीं बना है ना, तो ये याद रखना है। यह सम्मान का शुरुआत 1951 में जो इटली के दूसरे प्रधानमंत्री थे उसी के द्वारा शुरू किया गया था, और ये 5 श्रेणी में दिया जाता है, तो ये बिल्कुल भी याद रखेगा। कितने श्रेणी में, 5 श्रेणी में, दूसरे 1951 से। और इस बार किसको दिया गया है, कबीर सिंह बेदी को। इसका जो है इटली का नाइट भी दिया गया था इसको, क्या दिया गया था, नाइट, ठीक है। तो इटली को जान लीजिए, इटली के बारे में भी पता है, इटली का राजधानी रोम है, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या कहिएगा, जॉर्जिया मेलोनी है। अभी इटली को दिखाएंगे तो लेट होगा, ठीक है। पारादीप है वहां पे, 2-3 को पारादीप आपको दिखेगा इटली के पास। चले आगे बढ़े। आगे क्या है, अमृत प्रौद्योगिकी किस संस्था के द्वारा विकसित की गई, तो अमृत क्या है भाई, देखिए सबसे पहले ये जो है ना, ये है ना आर्सेनिक, ठीक है, मेटल, उसके बाद ये आपका क्या होता है, आर्सेनिक मेटल, उसके बाद रिमूवल, ठीक है, इंडियन टेक्नोलॉजी होता है इसका। रिमूवल मतलब नहीं होता दूर करना, तो ये टेक्नोलॉजी आपका विकसित किया किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है। आईआईटी मद्रास इस तरह के बहुत सारे काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी आर्सेनिक वाला वाटर है ना, उससे आपका आर्सेनिक को निकाल दिया जाएगा। और आज भी जानते हैं वाटर अशुद्ध पीने से, मतलब वाटर अगर शुद्ध नहीं है, अगर वही इस तरह से वाटर का सेवन करने से बहुत ज्यादा बीमारी होता है, जल जनित रोग आज भी आपको बहुत सारा दिखेगा, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी को याद रखिएगा। इस टेक्नोलॉजी किसके द्वारा विकसित किया गया, आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। अच्छा सुन लीजिए क्या क्या चीज है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम लिख दिए हैं। इस प्रौद्योगिकी से पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने, पानी की गुणवत्ता सही करने के लिए डिजाइन किया गया था। क्या कहिएगा कि ये जो प्रौद्योगिकी है, यानी अमृत प्रौद्योगिकी, इसमें क्या करेगा, आर्सेनिक और धातु आयन को क्या करेगा, उससे निकालेगा और पानी की गुणवत्ता को सही करेगा। कौन सा टेक्नोलॉजी भाई, तो अमृत। अमृत क्या है, आर्सेनिक
मेटल रिमूवल इंडियन टेक्नोलॉजी है, किसके द्वारा बनाया गया, आईआईटी मद्रास के द्वारा। यह प्रौद्योगिकी नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग करती है। कहेगा कि अमृत जो टेक्नोलॉजी है ये कौन सा टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, तो क्या कहिएगा, ये करती है नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग करती है, जो पानी से गुजरने पर आर्सेनिक को प्रमुख रूप से हटा देती है। जैसे ही जो है पानी से गुजरेगा ना ये टेक्नोलॉजी को भी आप याद रख सकते हैं। कौन टेक्नोलॉजी है, नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग करता है। जैसे ही पानी उधर से गुजरेगा तो आपके क्या है, जो आर्सेनिक है आपके वाटर में, उसको क्या करेगा, रूप से हटा देता है। पेयजल और भोजन से आर्सेनिक के संपर्क में रहने से कैंसर और त्वचा घाव का रोग भी हो सकता है। अगर आप आर्सेनिक वाला भोजन करते हैं, यानी ऐसा पानी का इस्तेमाल करते हैं जो आप अपना भोजन में डालते हैं या फिर पानी पीते हैं, तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, त्वचा रोग भी हो सकता है। आर्सेनिक के लगातार सेवन से आपको कौन सा ब्लैक फुट भी होता है। तो ये बात याद रखिएगा, बिल्कुल भी आपको याद रखना है। आप चलिए यहाँ से संबंधित कुछ चीजें आपको बताते हैं। तो यह जानिए जल शक्ति मंत्रालय ये करने का क्या जरूरत है, आपको यही बताता है। ये जल शक्ति मंत्रालय का स्थापना हुआ था, मतलब एक आपका मंत्रालय बनाया गया था 2019 में, और इसी के तहत जो है आपका एक योजना चल रहा है, हर घर नल जल योजना। ठीक है, तो हर घर नल जल योजना में आपका ये टेक्नोलॉजी उपयोग हो रहा है। जैसे आप पहाड़ी एरिया है, ऐसा एरिया है जहाँ पे आर्सेनिक अधिक है, तो ये टेक्नोलॉजी यूज करके वहां पे आदमी पानी को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो अभी टोटल आपका जो है हर घर नल जल का जो है कितना लोग तक ये स्कीम पहुंच गया है, तो क्या कहिएगा 71% लोग के पास ये जो है अब तक पहुंच गया। और जिस टाइम ये 2019 में शुरू हुआ था उस टाइम कितने लोग के पास था, 16% लोग के पास था। तो ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा, हर घर नल जल योजना कब तक सब पूरे भारत में, पूरे हर परिवार में हर घर तक नल पहुंचा, मतलब नल से जल पहुंचाना कब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, 2024 तक। ये भी बात याद रखिएगा, 2024 तक हर घर तक क्या करना है, नल से जल पहुंचाना है, सरकार का लक्ष्य है। अभी लक्ष्य पे कितना प्रतिशत पाया है, 71%। जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। ये मंत्रालय कब बना है, 2019 में बना है। और ये टेक्नोलॉजी क्या करेगी, जहां पे आपका आर्सेनिक वाला पानी है उस पानी में आर्सेनिक को दूर करेगा। यही है आपका अमृत। किसके द्वारा प्रौद्योगिकी को विकसित किया गया है, आईआईटी मद्रास। ठीक है, चले आगे बढ़े, बहुत सारा कुछ हो गया है, चले आगे चलते हैं। ये क्या है, हाल ही में चक्रवात जेस्पर से किस देश में भारी नुकसान हुआ है। तो देखिए, आप चक्रवात जेस्पर आया था, यहाँ पे हजारों लोग विस्थापित हो गए थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब ऑस्ट्रेलिया देखिएगा, यहाँ पे आप ऐसे ऐसे देखिएगा ना, ये आपका जो क्विंसलैंड नहीं हुआ बराबर। ठीक है, बस ऐसा ही है, बस इतना जान लीजिए ना, ये ऐसे करके इतना जान लीजिए। ये आपका ये वाला पूरा जनसंख्या ना इधर ही आपका रहता है। ठीक है, और जब भी इधर आपका प्रशांत महासागर है, जब भी होगा तो चक्रवात आया था तो ज्यादातर कहाँ आता है, तो आपका महासागर में ही आता है। यहाँ आता है तो जो तट में लोग रहते हैं ये लोग क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो ये जेस्पर से बहुत ज्यादा, अभी आपने यहाँ पे माइचोंग आया था। ठीक है, माइचोंग के बारे में आपको बताया था ना, जो आपका आंध्र प्रदेश। तो जब भी चक्रवात आता है ना, जो तटीय लोग होते हैं वही ज्यादा विस्थापित होते हैं, वही ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो उसी को लेकर के सरकार अपना अपना एक पहल करती है। तो माइचोंग आया था, माइचोंग का नामांकन किसने, म्यांमार के द्वारा किया गया। और ये जेस्पर कहां से संबंधित है, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है, तो वहां का कौन है भैया, अभी ना बताए थे आपको। अच्छा, अभी नाम याद आता है, बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री तो एंथनी अल्बनीज है। ठीक है, याद आ गया है। ठीक है, तो क्वाड सदस्य भी है। ठीक है ना, और एक अब नया बात निकल के आ रहा है कि शायद अब क्वाड नहीं रहेगा। क्यों कि ये जो है जो बाइडेन आने वाले थे हमारे रिपब्लिक डे में तो इंडिया। ठीक है, G20 में मोदी जी इन्विटेशन दिए थे। अभी अब जो बाइडेन क्या बोले हैं कि नहीं आएंगे। ठीक है, अब नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। और यहाँ पे आपका कुछ इधर भी लेके लफड़ा हो रखा है, क्योंकि अभी आपको बताएंगे कि महासभा में आपका प्रस्ताव रखा गया था, भारत उसमें ये वोट किया है, ऑस्ट्रेलिया भी वोट किया है कि नहीं है, जापान भी वोट किया है, और अमेरिका नहीं किया। तो अमेरिका मूड खराब है कि क्वाड जो भी देश है, कम से कम आप तो नहीं आते, आप भी वोट किए हैं। तो ये सारा चीज को लेकर के शायद अभी जो है बाइडेन क्या किया है, बोला कि अब स्वतंत्रता जो आपका रिपब्लिक डे था वहां पे हम नहीं आएंगे। ठीक है, तो हो सके आप क्वाड समूह में कुछ गड़बड़ी हो सकता है, बट अभी तक याद रखिएगा क्वाड समूह में 4 देश है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। ठीक है, और जापान है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए, जेस्पर का संबंध तो समझ गए हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बोले, एंथनी अल्बनीज बोले थे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा दिखाएं तो थोड़ा यहाँ पे कुछ बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत है, क्या कहिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और यहाँ पे कोरल लीफ पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। ठीक है, इसको कोरल सागर कहते हैं। इधर प्रशांत महासागर में कोरल सागर है। सबसे बड़ा सबसे लंबा जो पर्वत है उसको क्या कहते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत पड़ता है। सबसे नंबर 1 में कौन है, एंडीज है, दूसरे नंबर में रॉकी है, और तीसरे नंबर में आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
रेंज, और चौथे नंबर पे हिमालय। लंबाई के अनुसार बोले, ऊंचाई नहीं, ऊंचाई चोटी क्या कहते हैं, सबसे अधिक क्या है आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला। और पूरा जनसंख्या इसका क्या है, ये खनिज संपन्न देश है, इसके पास सब कुछ है, दुनिया विश्व की सबसे पुराने भूमि के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। देखिए इतना सारा चीज लिखना संभव नहीं है, जितना सारा चीज बता देते हैं बस उसको ये समझते चलिए, फिर आपको जो है सारा चीज समझने में आसानी होगा। चलिए सही बता रहे ना, कुछ छूट नहीं रहा है, हमको लगता है कुछ छूट रहा है। चलिए आइए, मर्सर का जीवन गुणवत्ता की वैश्विक रैंकिंग में, देखिए एक आपका जो है संस्था है, ये संस्था क्या है, मर्सर एक संस्था है, इसके द्वारा जो है 500 शहरों का सूची जारी किया जाता है। कितना कहिएगा, 500 शहर का सूची जारी किया जाता है। इस सूची में जो जहां पे आपका लाइफ नहीं बोलता है, लाइफ क्वालिटी इंडेक्स, कि जैसे आपका प्रवासी लोग जाके रहते हैं वहां पे, नौकरी चाकरी करते हैं, तो वहां पे रहने का कितना व्यवस्था है, कितना सुविधा है, ये सारा चीज को मापा जाता है, ठीक है, कि वहां पे क्राइम रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहां पे एजुकेशन होना चाहिए, वहां का माहौल अच्छा होना चाहिए, ये सारे चीज को देख करके एक क्या इंडेक्स निकाला जाता है। और उस इंडेक्स में सबसे अधिक जो है, सबसे स्वच्छ माना गया है कि लाइफ आपका गुणवत्ता जो है, लाइफ जो है जहां पे आप रह सकते हैं वो कहां पे, वियना है। वियना कहां है भैया, तो ऑस्ट्रेलिया एक देश है, कहां पे, यूरोप का, ठीक है। अब इसका जो है ऑस्ट्रेलिया का आपको पता होगा, वियना आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही इसका इतिहास रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जानते हैं ना, तो वही है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है, वियना। वियना शहर को जो है आपका सबसे नंबर 1 मिला है। और दूसरे नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिख। ज्यूरिख को याद रखिएगा, ज्यूरिख के बारे में बहुत बार हम बताए भी हैं, ठीक है, ज्यूरिख है, ठीक है। उसके बाद और तीसरे नंबर में कहाँ है, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। ये तीन सा टॉप, ये आपको टॉप जो है 3 याद रखना है, और भारत में अब आता है। तो पहले नंबर में वियना, दूसरे नंबर में ज्यूरिख, और तीसरे नंबर में ऑकलैंड। गुणवत्ता, लाइफ बोलते लिविंग मतलब इक्वलिटी में, मतलब कि रहने में गुणवत्ता में आपको कितना कौन सा हो जाएगा, आपका वियना हो जाएगा। ये कहां पे पड़ता है, तो क्या कहिएगा, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अब ठीक है, वहीं पे अब भारत में आइए। भारत में अगर वहीं पे आइएगा तो हैदराबाद आपका प्रथम है, और इसको कितना सूचकांक में रखा गया, 153 में। पुणे को कितना रखा गया, 154 में। और बेंगलुरु को कितना रखा है, 156वें स्थान पर। और वहीं पे नई दिल्ली को कितना रखा है, 172 पे। तो कहने का मतलब है भारत बहुत दूर है, मगर तब भी इन दूरी में भी सबसे अधिक अच्छा कौन है, तो क्या कहिएगा, हैदराबाद। हैदराबाद को कितना स्थान, 153वां स्थान। पुणे को 154वां। तो आपको 2-3 याद रखना है, हैदराबाद, दिल्ली, ठीक है, पुणे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो वियना है, वहां पे डेन्यूब नदी, आपको पता है, डेन्यूब नदी के ही किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। आपको बताया था कि कैसे वो निकलता है आपका ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके, कैसे आकर के आपका इधर काला सागर में गिरता है ना। एक बार इसके बारे में बिल्कुल भी हम बात किए हैं, अगर बात करेंगे फिर लंबा चला जाएगा। एक ऐसा नदी है जिसका जो है 9 देश के राजधानी से होकर गुजरता है, ये डेन्यूब नदी, समझ जाइए, ठीक है। इसके बारे में एक दिन हम आपको बताए थे। चलिए आइए, लद्दाख में लद्दाखी 9 वर्ष लोसर कारगिल में विभिन्न स्थानों में विशेष रूप से जास्कर जैसे बहुत क्षेत्र में मनाया गया था। क्या कहिएगा, लद्दाखी 9 वर्ष कब मनाया जाता है, क्या कहिएगा, अभी हाल फिलहाल में दिसंबर में मनाया जाता है, और उसका नाम क्या है, लोसर। अगर कहेगा कि लोसर उत्सव क्या है, तो क्या कहिएगा, लद्दाखी 9 वर्ष से कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। देखिए आपको बता देता है, लद्दाख जो है ना, पहले क्या था, जब एक जगह आता था, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, जब जम्मू कश्मीर अलग नहीं हुआ था। जब ये वीडियो बनाए थे तो बताए थे 2019 में क्या हो गया भैया, ये यूनियन टेरिटरी बना गया। और ये क्या है, अब हमेशा से यूनियन टेरिटरी ही रहेगा, ये भी जान लीजिए। संसद से बिल पास हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट का मोहर भी लग गया है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी यहाँ पे क्या है, 2 जिला है, वो लेह है, वो कारगिल है। और इसके संयुक्त रूप से राजधानी कहाँ से है, कहाँ है, तो क्या कहिएगा, इसका लेह और कारगिल दोनों राजधानी है, ठीक है, लेह और कारगिल दोनों राजधानी है, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा। 2 इसका क्या है, यहाँ पे ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा आइए, ये मनाया कहाँ जाता है, तो जैसे जम्मू कश्मीर बनाइएगा ना, तो ये आपको जम्मू कश्मीर अगर बनाते हैं आप, ठीक है, तो आपको बताया था ना, ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, और ये जास्कर रेंज है। तो यही जास्कर रेंज के पास जो है, ये आपका क्या मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है। और यहाँ से होकर आपको ऐसे करके सिंधु नदी जाती है। तो क्या कहिएगा, लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है कौन, सिंधु नदी। और यही आपका जास्कर श्रेणी के, मतलब जो जास्कर वाला क्षेत्र है, ये पे आपका ये 9 वर्ष मनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, लोसर है, ठीक है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी समझ गए होइएगा, ठीक है ना। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है भैया, तो अभी यहाँ के जम्मू कश्मीर को तो है मनोज सिन्हा है, और यहाँ के जो है वो अभी जो बनाए थे, अभी आपको बताया था। अच्छा, जैसे याद आता है तो हम बताते हैं, ठीक है। तो बहुत जो भी क्षेत्र है, लद्दाखी 9 वर्ष, इसको तिब्बती 9 वर्ष भी कहते हैं, लोसर के नाम पे मनाया जाता है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है, कॉप 28 में यूएई आम सहमति से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ठीक है, इसमें से 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है और जीवाश्म ईंधन से दूर रहने का आह्वान किया गया है। 198 देश ने जलवायु एजेंडा तैयार किया, जिसमें से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान क्या करना है, सीमित करना है। चलिए, आप तो थोड़ा मोड़ा तो आप पढ़ ही लिए, समझ गए। अब आपको हम अपने भाषा में बता दें। देखिए, अभी आपका कॉप 28 हो रहा था, कहाँ हो रहा था भैया, यूएई में हो रहा था। चलिए, कॉप 28 यूएई में हो रहा है। कॉप 29 कहाँ होगा, समझते चलिएगा, एक तरह से अजरबैजान में होगा। क्या कहिएगा, अजरबैजान। अजरबैजान कहाँ है भैया, तो अजरबैजान जो है ना आपका, जो है कॉकेसस पर्वत है ना, उसी के क्षेत्र में पड़ता है। अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच एक नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है, वो आपका विवाद में रहता है। इस ऐसे भी आपको अब याद हो जाएगा। ठीक है, अजरबैजान का राजधानी बाकू है, वहीं पे आपका कॉप 29 होने वाला है। ठीक है, हम लोग के यहाँ कब होगा, तो 2028 में होगा, 33वां होगा। ठीक है, अभी क्लियर नहीं है, अभी मतलब मोदी जी बात खा दी है तो ये बात हो ही जाएगा। ठीक है, तो अजरबैजान के बाकू में होगा। यहाँ पे आपका जो है बहुत सारा चीज निकल के आया। तो मेन जो इस बार हुआ ना, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, सुल्तान अल जाबिर थे। तो अल जाबिर को याद रखिएगा। ठीक है, अल जाबिर से हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि कौन जो है अध्यक्षता किया था, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है ना, जो पेरिस समझौता हुआ ना, कॉप 21, क्या कहिएगा, कॉप 21 हुआ था। तो इसी कॉप 21 का जो है समीक्षा के लिए एक बात आया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान क्या करना था, सीमित करना था। तो इसी का समीक्षा कि कौन देश का क्या क्या पहल रहा, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है भैया। तो यही है ग्लोबल स्टॉक टेक। तो स्टॉक टेक को बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है, स्टॉक टेक हम लोग के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहला बात ये रखना है। और ग्रीन पहल आपको बता दिए थे, कि जितना भी पहल बताया उसको याद रखिएगा। अभी फिलहाल क्या हुआ है, अभी फिलहाल क्या हो गया, जो जीवाश्म ईंधन है ना, जीवाश्म ईंधन में सबसे अधिक कोयला में भारत अच्छा खासा नंबर पे है। ठीक है, हम लोग अच्छा, क्योंकि हम लोग के पास एनर्जी का वही सोर्स है। और कहा गया कि आने वाले 10 साल तक हम लोग का मांग यही बना हुआ रहेगा। और एनर्जी का हम लोग जो भरपाई करते हैं, कोयला से ही करते हैं। अगर कोयला नहीं होगा, अभी भी आपको बताया, खदान वाला रिपोर्ट एक दिन बताते थे, बताया था ना कि अभी जो है कितना प्रतिशत जो है कोयला के खदान में प्रतिशत बढ़ोतरी हुआ है, और आने वाले समय में और बढ़ोतरी होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग क्या हम विकासित, हम लोग विकासशील है ना, विकसित होना है। विकसित होने के लिए तो ऊर्जा ही तो चाहिए, और ऊर्जा आएगा कहां से, हम लोग के पास कोई विकल्प है नहीं। एक आपका कोयला ही है, कोयला के अलावा हम लोग के पास गैस है नहीं। गैस हम लोग आयात करते हैं, है क्या, करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जहां तक रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा मौसम पे डिपेंड है। मौसम, अब उस पर आप निर्भर नहीं रह सकते ना कि एकदम होगा ही होगा, नहीं होगा। अब जैसे आपका नदी है, वहां पे डैम चल रहा है, अभी काम हो रहा है। जैसे पवन ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा है, उस पर भी काम कर रहे हैं हम लोग। ISF करी है ना, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी, इसमें तो हम ही लोग के यहाँ पे है, तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ से भी ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो लगभग 20-21% ऐसा एनर्जी है जो हम लोग यहीं से रिन्यूएबल एनर्जी ही यूज कर रहे हैं। मगर तब भी कोयला पे ज्यादा हम लोग का क्या है, निर्भर है। ठीक है, तो इसी कोयला को, निर्भरता को कम करने के लिए कहा गया है। चाइना और भारत सबसे अधिक कर रहा है, अभी 15% बताया, तो इससे दूर रहना है। और 2050 तक क्या करना है, शून्य कार्बन उत्सर्जन को रोकना है। और ये क्या करेगा, 2000 आपको कॉप 21 हुआ था ना, वो क्या बोलता है 2015 में, तो उसी में पेरिस समझौता वाला बोला कि उसको लागू कीजिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करना है। ये सारा मुद्दा था, और इसी मुद्दा को लेकर के जो है आपका ये अब कॉप 28 समाप्त हो गया। तो यहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड याद रखना है। लॉस एंड डैमेज फंड का स्थापना किया गया है। ये फंड क्या था, ये फंड ये था कि विकसित देशों के द्वारा विकासशील देश को क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। जो पर्यावरण का दोहन किया है भैया, आपको टेक्नोलॉजी शेयर कीजिए, आप पैसा दीजिए, क्षतिपूर्ति कीजिए। ठीक है, तो ये आपका बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दा को याद रखना है। बाकी बच्चे जो भी चीज बोले हैं वो चीज आपको याद रखना है। तो कॉप के बारे में तो कई बार बता दिए हैं। अब कॉप वही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरिया में, तभी से निकल के बाहर में आया। और कुछ देशों के द्वारा जलवायु परिवर्तन का घटना को लेकर के जो सिग्नेचर किया गया, वही आपका कॉप हो गया। और इसी का सालाना बैठक होता है, इसी वजह से कॉप 28, कॉप 29 चल रहा है। ठीक है, ये 28वां सम्मेलन था, 29वां अजरबैजान के बाकू में होगा। ठीक है, चले, सारा चीज आपको मेरे हिसाब से हम अपने स्तर से आपको बता दिए हैं, शायद समझ में आ रहा होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा में युद्ध विराम को आह्वान करते हुए क्या किया, प्रस्ताव पास कर दिया। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ चीज बताते हैं। देखिए, यूएनओ को पहले जानिए। यूएनओ क्या है भैया, ये यूएनओ जो है एक संगठन है जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपका महासभा है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, उसका सचिवालय है, ठीक है ना, फिर परन्यास परिषद है, बहुत सारा 6 अंग है। ठीक है, इस 6 अंग को आपको याद रखना है। इस 6 अंग में से इससे पहले जो है आपको बताए थे आर्टिकल 99 के बारे में कि क्या होता है। महासचिव का जो एंटोनियो गुतरेस है, वो अपना उस आर्टिकल का प्रयोग करके जो है सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित किया था, जहां पे अमेरिका वीटो लगा दिया था। ठीक है,
उसके बाद फिर क्या हुआ, अब महासभा में आया। महासभा क्या है, दिन प्रतिदिन का जो काम का संचालन करता है ना, तो महासभा करता है, ठीक है। और ये महासभा का अभी महासभा का कैवा सत्र चल रहा है, तो क्या कहिएगा, 78वां सत्र चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस है, ये याद रखना है। ये डेनिस फ्रांसिस कहाँ के हैं, तो क्या कहिएगा, ये त्रिनिदाद टोबागो के हैं। ये कौन है, आपका बताए थे आपको, ग्रेटर लेसर एंटिलीज और ग्रेटर एंटिलीज, ठीक है। तो ये आपका लेसर एंटिलीज में पड़ता है, ये अटलांटिक महासागर है ना, उससे द्वीपीय देश है, ठीक है। तो त्रिनिदाद टोबागो के हैं, डेनिस फ्रांसिस वही अध्यक्षता है। और वहीं पे आपका ये प्रस्ताव लाया गया, किसके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया भाई, ये प्रस्ताव रखा गया मिस्र के द्वारा। और इस प्रस्ताव में क्या बोला गया कि जो आपका गजा में जो युद्ध, गजा और फिलिस्तीन के बीच, ये इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को रोका जाए। क्यों रोका जाए भैया, लगभग जो है आपका गजा, उत्तरी गजा और दक्षिण गजा दोनों मिला करके लगभग 18,500 के करीब करीब लोग व्यक्ति का क्या होगा मृत्यु, और जिसमें से अधिक तो है 50% क्या है, बच्चे हैं। और ये क्या है, मानव का एक तरह से नरसंहार हो रहा है, ये गलत है, इजरायली लोग गलत कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, अगर ऐसा कर देना चाहिए तो रुक जाना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग नहीं है, ऐसे ही जानते हैं, यूएनओ का बात कोई मानता है, वो अपने मन से ही रो, और उसके पीछे में हाथ खड़ा करके कौन बैठा है, अमेरिका, ठीक है, सपोर्ट में है। इसमें क्या बोला, विपक्ष में वोट किया है, कुछ ही देश विपक्ष में वोट किया, जिसमें से एक अमेरिका है, ठीक है। 10 देश जो है विपक्ष में वोट किया, प्रस्ताव से विपक्ष में वोट किया, आप समझ जाइए। उस 10 देश में आपका एक अमेरिका है, ठीक है। बहुत सारे देश जैसे फ्रांस है, सपोर्ट में वोट किया, इंग्लैंड तो दूरिये बना दिया, ठीक है, वोट में शामिल नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि ये नॉन बॉन्डिंग होता है, सिर्फ ये प्रस्ताव, नाम का प्रस्ताव पास हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये अभी इजराइल बोल रहा है कि अभी युद्ध चलेगा लंबा, ठीक है, जब तक हम हमास को खत्म नहीं करते हैं। अब हमास के नाम पर पे वहां पे जो आम लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, वही माने जा रहे हैं। अब क्या होगा नहीं होगा, बट हम लोग को जो जानना है वो जानना है कि ये जो है महासभा में प्रस्ताव आया, वो प्रस्ताव जो है पास हो गया, कितने वोट से, 153, और इसमें से भारत क्या है, इस सपोर्ट में वोट किया है, ठीक है। इससे पहली बार जो आया था उसमें भारत सपोर्ट में वोट नहीं किया था, याद रखिएगा। हम लोग क्या किए थे, हम लोग जो है ये जो है प्रस्ताव से दूरी बनाए थे, हम लोग शामिल ना हाँ में थे ना में थे। मगर इस बार क्या है, भारत बोला है कि नहीं, युद्ध रोकना चाहिए, ठीक है, मानवीय सहायता को दे भी रहे हैं, और बाकी बचा युद्ध को रोकने के लिए वोट भी किए कि नहीं, युद्ध रोकना चाहिए, निर्दोष लोग मारे जा रहे। तो भारत के बारे में हम लोग को याद रखिएगा। 10 जो है प्रस्ताव के विपक्ष में किया, उसमें से कौन कहिएगा, एक अमेरिका है, ठीक है। चले, मेरे हिसाब से सारा चीज समझ गया होइएगा। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा सिर्फ बोल ही सकता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसका कोई ऐसा काम है नहीं कि जो आपको प्रभावी लागू हो, क्योंकि वो नॉन बॉन्डिंग है। नॉन बॉन्डिंग को कौन मारता है, वो अपना हित का उद्देश्य पूरा करेगा, अपना हित का उद्देश्य। ये आपका देखिए कौन कौन देश है जिसको जो है वोट में शामिल हुआ है, उसी का पूरा लिस्ट है, ठीक है, ये देख सकते हैं। यूएनओ, तो यूएनओ के महासचिव कहिएगा एंटोनियो गुतेरेस, यूएनओ का तो बता ही दिए हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीजें आपको यहाँ पे एक चीज बताया, उसको हम बताते बताते भूल गए, विश्व खाद्य दिवस नहीं बताया, क्योंकि डब्ल्यूएफओ के बारे में बताए थे। तो यहाँ पे विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं, यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। फाओ के बारे में नहीं बताया था ना, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाता है, याद रखिएगा, ये 16 अक्टूबर को मनाते हैं। भूल जाते पढ़ाने के दौरान, इसी वजह से कुछ कुछ जो है पॉइंट लिख के लाते हैं कि बोलने के, पढ़ाने के दौरान ना है क्या क्या बताना है, वो सारा चीज बोलने के दौरान कुछ स्किप हो जाता है, दिमाग में बात आता ही नहीं है कि नहीं है। चले, मेरे हिसाब से पूरा आपका ये खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन नहीं रहा है, सारा जो भी ड्यूज था हम अपना ड्यूज खत्म कर दिए हैं। 14 तारीख का नहीं वीडियो डाले थे, तो 14 तारीख का क्वेश्चन बना हुआ था, वो भी डाला गया है। फिर मिलते हैं हम लोग 17 तारीख का इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण